नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको विदित है कि कल दिनांक 16 सितंबर को पीटीटी की परीक्षा का आयोजन किया गया। इस बार यह दो सत्रों में हुई थी। एक इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जो नया अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और एक जो परंपरागत दो वर्षीय पाठ्यक्रम है उसके लिए। अब हम जो है वो जो दो वर्षीय पाठ्यक्रम वाला सायंकालीन पेपर था, उसके सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि यह प्रश्न पत्र आजकल वितरित नहीं किया जाता है, तो हमने अनेक विद्यार्थियों से, अभ्यर्थियों से जो स्मृति के आधार पर प्रश्न मिले हैं, उनके आधार पर ये एक संकलन तैयार किया है। ये आपके लिए प्रस्तुत है। एक सवाल था, पहला ही सवाल है इसमें, जुजार जी का संबंध किस जिले से है? तो देखिए साथियों, ये एक लोक देवता माने गए हैं, और सीकर में, इन मोरडुंग में नामक गांव में इनका एक मंदिर मिलता है। सीकर इसमें एक ऑप्शन था, तो सीकर इसका सही उत्तर होगा। जावर माइंस का संबंध किस जिले से है? या तो ये प्रश्न है, या यह है कि जावर माइंस किस खनिज से के लिए जानी जाती है? तो ये उदयपुर जिले में हम जानते हैं। इसको तो आज तैयार करने का बड़ा आसान तरीका है, जौहर से जोड़ लें इसको। उदयपुर चित्तौड़गढ़ उसके लिए प्रसिद्ध है। और जस्ता या जिंक जो है वो यहाँ जावर माइन से निकलता है। हिंदुस्तान जिंक कॉर्पोरेशन हम जैसा जानते ही है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, आजकल प्राइवेट हो गई है, वो उदयपुर में ही अवस्थित है। तो उदयपुर या जस्ता जावर माइन से रिलेटेड है। ओके। ब्रिक्स, ये है ब्रिक्स, BRICS। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 5 बड़े विकासशील देशों का एक समूह है, जिसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो इनका एक समूह है। इसका जो आयोजन था वो 2020 में इसका शिखर सम्मेलन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में संभव प्रस्तावित था, परंतु कोविड-19 की सिचुएशन के चलते ये हुआ नहीं है। प्रश्न ये पूछा गया है कि ब्रिक्स 2020 का आयोजन कहाँ होने जा रहा है या हुआ है? तो वह, उसका उत्तर रूस होगा। जो विकल्पों में एक उत्तर है, एक विकल्प पे माफ कीजिएगा, परंतु यह स्थगित कर दिया गया है। ये जो शिखर सम्मेलन है 2020 वाला, वह हुआ नहीं है। परंतु हमारे लिए काम का जो विकल्प है वह रूस है। चौथा प्रश्न जो अब मान के चल रहे हैं, वो भी, उसमें भी एक त्रुटि है। पूछा गया यह है कि 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला? देखिए, 2019 के दादा साहब फाल्के अवार्ड की अभी घोषणा नहीं हुई है। ये नेशनल जो फिल्म अवार्ड्स होते हैं उनके उसके साथ घोषित किया जाता है। 2019 का दादा साहब फाल्के अवार्ड अभी घोषित किया जाना है। 2018 का दादा साहब फाल्के अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला था, जो 2019 में दिया गया था। तो इसमें एक विकल्प अमिताभ बच्चन प्राप्त होता है, तो यही इसका आंसर होगा। परंतु प्रश्न गलत है। उनको 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल थोड़ा आसान है। आहा नाल का संबंध, आहा नाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक भी अपनाते हैं, कि जो छोटी आंत मानी गई है वही जो है आहार नाल का या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा है। फिर एक अगला प्रश्न है, कुडुकुनाल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। जैसा कि हम जानते हैं, हजार हजार मेगावाट के दो यहाँ पर संयंत्र हैं। यह तमिलनाडु में अवस्थित है। उत्तर होगा तमिलनाडु। एक बड़ा आसान सवाल है जो पूछा गया था, चीन के किस शहर से नोवल कोरोना वायरस फैला? हम जानते हैं, पिछले दिनों इतना न्यूज में रहा है, वुहान इसका आंसर होगा। एक और सवाल बड़ा रोचक है राजस्थानियों के लिए, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ खुला है? यह प्रश्न, देखिए, आप थोड़ा सा उलझा भी सकता है, क्योंकि ऊंट राजस्थान से बहुत संबंधित है। इसके ऑप्शन में शायद मुझे किसी अभ्यर्थी ने बताया बीकानेर भी था, जयपुर भी था, परंतु ऊंट का जो सबसे पहला अस्पताल है वो दुबई में खुला है। और अभी ये दुबई से एक टीम राजूवास में आई भी थी। राजूवास जयपुर जिले में अवस्थित एक गांव है, जहां पर राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो वहां आकर के वो निरीक्षण भी करके गए थे। तो संभवतः ये करंट अफेयर्स के संदर्भ में सवाल आया होगा, परंतु ऊंट का पहला अस्पताल जो है वो दुबई में खोला गया है। और फिर अगला सवाल है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन। देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट अभी 2019 में पास किया गया है। ये एमसीआई को स्थानापन्न करने के लिए किया गया है। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वह एक डिफंक्ट बॉडी है ऑलमोस्ट, और सरकार उसको रिप्लेस करना चाह रही थी, क्योंकि एमसीआई के में
के साथ कुछ समस्याएं थी, इंस्पेक्टर राज की भी, कुछ भ्रष्टाचार की भी। तो एमसीआई को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करने के लिए जो एक नई बॉडी आई है, वो नेशनल मेडिकल कमीशन है। और इसके जो प्रथम चेयरमैन है वो सुरेश चंद्र शर्मा है। ये एम्स में ईएनटी के बड़े विशेषज्ञ हैं। इसको, सुरेश चंद्र शर्मा जी को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का प्रथम चेयरमैन बनाया गया है। एक अन्य प्रश्न भी जो है चिकित्सा पद्धति से संबंधित है, और वो यह है कि चिकित्सा पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल होता है, पराश्रव्य ध्वनि को हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो ह्यूमन जो हियरिंग कैपेसिटी है उसकी बियॉन्ड होती हैं, जो मनुष्य की श्रव्य क्षमता है उसके से जो ज्यादा आवृत्ति की जो ध्वनियां हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक या पराश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। 20,000 कहना चाहिए कि हर्ट्ज से ज्यादा की जो ध्वनियां हैं वो अल्ट्रासोनिक कहलाती हैं। और इसका जिस चिकित्सा पद्धति में अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है वो सोनोग्राफी है। पेट की जांच वगैरह में हम जानते हैं ये बड़ी आम चिकित्सा प्रविधि है। एक प्रश्न जिसका अभ्यर्थियों ने हमें जो विकल्प दिए हैं वो काफी कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, वह है भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की विद्युत का उत्पादन होता है। इसमें तापीय और कोयला और न्यूक्लियर इस तरह के ऑप्शन हैं। तो मित्रों मैं ये बता दूं कि कोयला और तापीय कोई भिन्न नहीं है। भारत में जितने भी जो ये हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैं या तापीय पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो कोयला आधारित ही हैं। तो इसका आंसर तो तापीय या थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि भारत में जितना भी विद्युत का उत्पादन होता है उसका करीब 60% से ज्यादा थर्मल या तापीय है। और वो थर्मल या तापीय कैसे प्राप्त करते हैं, या हमारे जो थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं वो किस ईंधन रूप पे चलते हैं, तो कोयले पे चलते हैं। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली दो विकल्प सही है, कोयला भी सही है क्योंकि जो अत्यधिक सर्वाधिक विद्युत उत्पादन है उसमें कोयले का इस्तेमाल होता है, परंतु जो उत्पादन की प्रविधि है वो तापीय कहलाती है। अगला सवाल है कि 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था। तो यह इसमें एक विकल्प एनी बेसेंट है और बाकी विकल्प शायद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह हैं। तो एनी बेसेंट इसका सही आंसर होगा। हालांकि लोकमान्य तिलक भी एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने जिन्होंने 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक इसके दो उत्तर हैं, परंतु जो उत्तर विकल्प दिए गए हैं उनमें एनी बेसेंट दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा, जो 1917 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी और पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जानी भी जाती हैं। फिर अगला सवाल हमारे लिए बड़ा आसान है, विष्णुई संप्रदाय में कितने नियम होते हैं। 20 नोई इससे भी हम जानते हैं, 29 इसमें नियम माने गए हैं। अगला एक सवाल है, यूएस राष्ट्रपति का चुनाव किस तिथि को होगा। देखिए यूएस राष्ट्रपति के चुनाव की तिथि वैसे आमतौर पे फिक्स रहती है, ये नवंबर के पहले मंगलवार को, हर 4 वर्ष बाद नवंबर के पहले मंगलवार को आयोजित किया जाता है। यानी वोटिंग जो होती है नवंबर के पहले मंगलवार को होती है। इस बार यह 3 नवंबर को पड़ रहा है, पहला मंगलवार। तो 3 नवंबर 2020 इसका जवाब होना चाहिए। यहाँ एक बात में और बड़ी रुचिकर है, वह यह है कि जो राष्ट्रपति चुना जाता है नवंबर में, वो अगले साल जो जनवरी होती है उसकी 20 तारीख को शपथ ग्रहण करता है। और यदि 20 तारीख को यदि रविवार होता है तो वो 21 तारीख को शपथ ग्रहण करता है। तो वोटिंग की और शपथ ग्रहण करने की तिथियां वहां पे फिक्स ही हैं। श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है, जो अगला सवाल है, तो डिग्गी पे, इसको हम जानते हैं। पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है, देखिए 24 अप्रैल है, 2010 से हम इसको मना रहे हैं। नेक्स्ट सवाल जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो युवा नेता थे कांग्रेस के उस समय, वो लगातार पूर्ण स्वराज के लिए लड़ने की मांग कर रहे थे, और गांधी मोतीलाल नेहरू जी और गांधी जी जैसे नेताओं ने 1 साल का टाइम देने के लिए कहा था। 1929 में 1928 में तय हुआ था कि 1 वर्ष बाद यदि डोमिनियन की बात नहीं मानी गई तो हम पूर्ण स्वराज का आंदोलन छेड़ेंगे। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लक्ष्य संकल्पित किया था। तो पूर्ण स्वराज की शपथ या पूर्ण स्वराज की घोषणा राजस्व कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में
जो 1929 में हुआ था उसमें की गई थी। अगला सवाल रफाल से संबंधित है। देखिए, इसका शुद्ध जो उच्चारण है फ्रेंच में वो रफाएल है, परंतु हिंदी में रफाल शब्द प्रचलित है। तो रफाल विमान किस देश का उत्पादन है? हम जानते हैं फ्रांस का है। केवल ये एक जो नेक्स्ट सवाल है, केल मडे किस लोक देवता की पत्नी थी? इनका नाम थोड़ा और भिन्न भी मिलता है, केवल मण भी मिलता है, तो इनको गोगा जी की पत्नी के रूप में लोक स्मृति के अंदर माना गया है। फिर नेक्स्ट सवाल जो है वो कालीबंगा पर है। हम जानते हैं कि कालीबंगा एक हड़प्पा सभ्यता की साइट है राजस्थान के अंदर। पहले ये श्री गंगानगर जिले में होती थी, पर जब से हनुमानगढ़ जिला बना है, ये हनुमानगढ़ जिले में के शायद टिब्बी तहसील में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या कहलाता है? तो देखिए, मैग्ना कार्टा शब्द जो है हमने ब्रिटिश परंपरा से लिया है। वहां जब सामंतों ने 13वीं शताब्दी में राजा को कुछ अधिकार पत्र सौंपा, तो उसको मैग्ना कार्टा कहा गया था। और जो हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनको हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यहाँ बड़ी जोरदार बात यह है कि ये जो विकल्प उत्तर विकल्प दिए गए हैं, इसमें जो भारतीय भारत वो मौलिक अधिकार नहीं लिखा हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखा हुआ है। तो अभ्यर्थियों को संविधान के किस पार्ट में किस चीज का उल्लेख है वो भी याद रखना महत्वपूर्ण है। जैसे पार्ट 1 जो है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है, संघ और उसके राज्य। पार्ट 2 जो है नागरिकता सिटीजनशिप से रिलेटेड है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है या नीति निर्देशक तत्व है। इस प्रकार हमें पार्ट्स भी याद रखने होते हैं। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार कहलाते हैं, जो पार्ट 3 में दिए गए हैं, और उत्तर विकल्प पार्ट 3 इसका सही आंसर होगा। वीर विनोद के लेखक हैं, ये नेक्स्ट सवाल है। तो ये हम जानते हैं कि मेवाड़ का इतिहास 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कवि श्यामल दास ने लिखा था वीर विनोद के नाम से। तो इसका सही आंसर है वीर श्यामल दास। एक अन्य सवाल है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया। तो देखिए, ये जो विकल्प यहाँ दिए गए हैं उसमें जल अपर्दन, वायु अपर्दन इत्यादि हैं। तो वायु अपर्दन इसका सही आंसर है। फिर एक सामान्य फिजिक्स का सवाल है, तीन प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? हम ये जानते हैं, नीला, हरा और लाल तीन प्राथमिक रंग हैं, और बाकी समस्त रंग इन्हीं रंगों के मेल से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है जीव विज्ञान से संबंधित है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो मनुष्य के आमाशय या पेट में बनता है। एक अन्य सवाल बड़ा इतिहास से संबंधित है, जो अत्यंत सरल भी है। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के मध्य हुआ? हम ये जानते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा हार गए थे। इसके पश्चात भारत की पहली महिला क्रिकेटर जिसने T20 में 2000 रन बनाए। ये सवाल वैसे इसलिए आसान है कि उत्तर विकल्प में जैसा कि अभ्यर्थियों ने बताया है कि बाकी जो नाम थे वो इतने स्पष्ट थे, वो क्रिकेट से संबंधित ही नहीं थे। और हम ये जानते हैं कि मिताली राज जो है भारतीय महिला क्रिकेट में एक बड़ा नाम है। वो भारतीय महिला क्रिकेट की कैप्टन भी हैं, और वही ऐसी पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 में 2000 रन बनाए। तो इसका उत्तर होगा मिताली राज। देखिए, जो अगला प्रश्न है, किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, ये मुझे बड़ा ही रुचिकर लगा है, क्योंकि जैसा कि अभ्यर्थियों से ज्ञात हुआ है कि इसमें जो पहाड़ियां या हिल्स हैं, वो दार्जिलिंग, गिरनार और नीलगिरी इत्यादि हैं। कानन देवन, ये सब गिर हैं, हिल्स हैं। और ये काफी उलझावपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि नीलगिरी के नाम से भी एक चाय आती है, गिरनार के नाम से भी एक चाय आती है, दार्जिलिंग के नाम से भी एक चाय आती है। और एक और इसमें जो प्रश्न वो था, कानन देवन, ये कम लोगों को ज्ञात होगा। कानन देवन जो है वह भी एक पहाड़ी है केरल के अंदर। और हो सकता है कि अधिकतर अभ्यर्थी कानन देवन को सही करें, परंतु यह गलत उत्तर है। कानन देवन भी चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। टाटा टी का एक बड़ा प्लांट कानन देवन के अंदर स्थित है, और कानन देवन नाम ब्रांड की भी एक चाय हमें मिलती है। गिरनार एक ऐसी पहाड़ी है जिसपे चाय के बागान नहीं है, छोटी पहाड़ी है, गुजरात में अवस्थित है, क्लाइमेटिक सपोर्ट नहीं है, इसलिए गिरनार के अंदर हमें जानना चाहिए कि कोई भी चाय बागान नहीं है। हाँ, गिरनार नाम से एक चाय का ब्रांड है। इससे बच्चे अभ्यर्थी कंफ्यूज ना हो। क्यों? क्योंकि गिरनार नाम का ब्रांड है, परंतु गिरनार पहाड़ी जो गुजरात में अवस्थित है, जूनागढ़ जिले के अंदर अवस्थित है, वहां कोई चाय बागान नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा
गिरनार, गिरनार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है विश्व जनसंख्या दिवस, तो ये 11 जुलाई को होता है, हम जानते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, अगला सवाल, तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। फिर एक सवाल है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो नागार्जुन नागार्जुन सागर बांध दक्षिण की बड़ी नदी कृष्णा नदी पर है। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है और ये भारत के बड़े बांधों में से एक है। नेक्स्ट सवाल अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद से संबंधित है। हम जानते हैं कि जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या मौलिक अधिकार हैं, उनके अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता को एक कानूनी अपराध बताया गया है। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि अधिकतर जो मौलिक अधिकार हैं वो स्टेट को कहना चाहिए कि प्रतिबंधित करते हैं, स्टेट के पावर को कंट्रोल करते हैं, परंतु जो अनुच्छेद 17 है वह जो इंडिविजुअल्स को इसके लिए पाबंद करता है कि वह अस्पृश्यता का पालन न करें। तो ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो स्टेट की पावर को नहीं सीज कर रहा है, परंतु इंडिविजुअल के जो इस तरह के ट्रेडिशनल जो परंपरा है उनको वो प्रतिबंधित करता है। खैर, नेक्स्ट सवाल है रॉक गार्डन कहाँ स्थित है। ये बड़ा प्रसिद्ध है, चंडीगढ़ के अंदर अवस्थित है और इसके जो डिजाइनर थे नेकीराम सेन, वो अभी उनकी पिछले 2-1 साल पहले डेथ हुई थी, तो उसके बाद फिर ये खबरों में आया था। तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। फिर एक सवाल है अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र कौन सा है। देखिए मैत्री इसका नाम है और हम जानते हैं कि अंटार्कटिका में एक लंबे समय से भारत अनुसंधान में रत है। जो दक्षिण गंगोत्री वहां पे पहला भारत ने अनुसंधान केंद्र बनाया था और जो इस समय सेकंड नंबर पे मैत्री है। इसके बाद एक और भारतीय नाम से भी भारत ने वहां पे एक बनाया है। फिर खैर इसके बाद एक और सवाल इस पत्र के आधार पर जो हमें मिला वो ये है कि मैत्री 2019 युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ था। तो ये भारत और थाईलैंड के बीच एक युद्धाभ्यास है। फिर एक सवाल है तेजस रेल किन शहरों के मध्य चलती है। देखिए यहाँ भी एक गलती हो गई है, गोवा जो है शहर नहीं है, इसका उत्तर है मुंबई से गोवा के अंदर एक जो एक शहर है करमेली, वहां तक ये चलती है। तो इसमें लिखा जाना चाहिए था कि तेजस रेल मुंबई से करमेली चलती है, परंतु खैर जो भी है हमारे लिए इसका सही आंसर है मुंबई से गोवा। नील दर्पण के लेखक कौन है। इस सवाल का आंसर दीनबंधु मित्र है। यह 19वीं शताब्दी का बंगला में लिखा एक नाटक है। फिर नेक्स्ट सवाल बड़ा आसान है राजस्थानियों के लिए। थेवा कला जो है कांच के ऊपर मीनाकारी की जो कला है वो प्रतापगढ़ जिले के अंदर काफी लोकप्रिय है। भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ। देखिए अभ्यर्थियों हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत के जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स हैं वो हमेशा दिल्ली में लगा करते हैं। दिल्ली में प्रगति मैदान इसके लिए फिक्स वेन्यू है। प्रगति मैदान अब चेंज किया जा रहा है, परंतु सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले दिल्ली में ही हुए हैं, तो इसका सही आंसर है दिल्ली। फिर नेक्स्ट सवाल है भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है। आईएनएस कलवरी इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है गुड निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। देखिए ये अजरबैजान की राजधानी बाकू के अंदर हुआ था। और फिर नेक्स्ट सवाल है गांधी जी ने दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की। हम जानते हैं कि दांडी आंदोलन में उन्होंने एक कानून तोड़ा था, नमक बनाने का कानून, तो उससे सविनय अवज्ञा, विनय पूर्वक कानूनों की अवज्ञा करने का जो आंदोलन है जो 1930 में हुआ था, सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी जो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच में संपन्न हुई थी ये यात्रा। नेक्स्ट सवाल है डीएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्राप्त होता है। और फिर एक नेक्स्ट सवाल है गुप्त काल में ज्योतिष व गणित निम्नलिखित में से कौन थे। अर्थात ज्योतिष और गणितज्ञ दोनों का हमें ध्यान रखना है। इसमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर और पता चला है ब्रह्मगुप्त, ये 3 विकल्प थे और चौथा था उपयुक्त सभी। तो आप ये जानिए कि जब हम गणितज्ञ और ज्योतिष दोनों लिखेंगे तो आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त तीनों इस स्कोप में आ जाएंगे, क्योंकि जहां वराहमिहिर ज्योतिष है, आर्यभट्ट गणितज्ञ और ब्रह्मगुप्त भी गणितज्ञ हैं। तो ये उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है बरही, हलावी, खुनेजी और मेडजूल नस्लें हैं। देखिए नस्लें शब्द यहाँ पे गलत है, यहाँ किस्म होना चाहिए, क्योंकि नस्लें तो किसी प्राणी की होती हैं, स्पेसीज या नस्लें प्राणी की होती हैं, और जो पेड़ हैं उनकी किस्में हो सकती हैं। तो इसका आंसर है खजूर। ये सब खजूर की किस्में हैं जो जैसलमेर के अंदर उपजाई जा रही हैं। एक सवाल ये था जिसमें हमें शहरों को उनके और जो वहाँ का औद्योगिक उत्पादन है उसे जोड़ना था। तो भिलाई को हम सब जानते हैं स्टील से रिलेटेड है। देश के पहले 3 प्लांटों में से एक प्लांट वहाँ लगा था। अहमदाबाद
ऐतिहासिक रूप से जो है वो कपड़ों के लिए जाना जाता है, कपड़ों के निर्माण के लिए। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है और एल्यूमिनियम का प्लांट है बहुत बड़ा। और बेंगलुरु मशीन टूल्स के लिए जाना जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो फिर एक अंतिम सवाल जो हमें प्राप्त हुआ है वो यह है कि मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई। तो जो ज्ञात तिथि है वो 7 नवंबर 2019 है। तो इस प्रकार अब अभ्यर्थियों की ये जो पीटीटी का जो सायंकालीन पेपर है, इसके स्मृति के आधार पर जो हमें प्रश्न मिले हैं, उनके जो हम आंसर बता पाए हैं, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हो सकता है एक आध प्रश्न इसमें हमें गलत प्राप्त हुआ हो, पर जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं हम आपसे कोई विश्वास दिलाते हैं या आश्वस्त दिलाते हैं कि उनके जो आंसर यहाँ दिए जा रहे हैं वो पूर्णतः सही हैं। तो शुभकामनाएं आपको। नमस्कार।